अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तफसीली फैसला जारी किया। हमने देखा कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 45 और 47 की बहुत गूंज सुनाई दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हल्का 251 जो बलूचिस्तान का एक हल्का है उस हवाले से बताया कि वहां पर किस तरीके से जो फॉर्म 45 है उसको तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि इसको तब्दील किया जाना किस तरीके से अवाम के एतमाद को मजरू करना है और इसको उन्होंने एक फौजदारी यानी जिसको आप क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं उस तनाजुर में देखा है। क्या ये प्रेसिडेंट सेट होगा और इस हवाले से यहां से कार्रवाई का आगाज हो सकता है? क्या ये जो बयानिया बनाया गया फॉर्म 45-47 का उस हवाले से जो अपोजिशन जो गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाती है ये उनके लिए कोई बयानिए को लेकर या अपने केस को मजबूत करने के हवाले से एक सॉलिड चीज उनके हाथ में आई है? फिर हमने आज देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने महंगाई को लेकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके ऊपर बहुत तनकीद की और इमरान खान के इलाज मुआवजे के मुतालिक बताया कि उन्हें इस हवाले से कुछ बताया नहीं जा रहा। लेकिन आज उससे भी ज्यादा अहम जो चीज थी वो सुहेल आफरीदी का खिताब और उस खिताब में उनका ये कहना कि उन्हें अपनी तब्दीली का कोई खौफ नहीं है। ये उन्हें क्यों कहना पड़ा है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं कि सुहेल आफरीदी के साथ उनके जो अरकान असम्बली हैं उस तरह से नहीं खड़े? क्योंकि उनके हवाले से कहा जा रहा है कि अब तो वो अडियाला के बाहर भी नहीं आते, उन्हें लाहौर जाना था, वो जलसा भी मनसूख हो गया है। फिर उनके मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात जो हैं शफी जान ये कहते हैं कि उनको अगर गैर कानूनी या गैर आईनी तरीके से हटाया गया तो उसके संगीन नताइज होंगे। इसके ऊपर ये बात क्यों हो रही है? क्या उनके 9 मई के केसेस जो अभी हाल ही में आईनी अदालत ने उन केसेस को वापस लेने से रोका है वो इंपॉर्टेंट है? और उससे फिर आगे बढ़कर एक और चीज आज हमने ये देखा कि जजेस के ट्रांसफर को लेकर लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर बार से रद्द-ए-अमल आया और आज अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी एक स्टोरी थी और उसमें वो पीपल्स पार्टी के हवाले से दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 2 जजेस के हवाले से स्टैंड लिया। ये पीपल्स पार्टी का उसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या मामलात हैं? और फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर ये इंडिकेटर दिया या सिग्नल दिया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी आज पता चला कि ये जो मार्केटें जल्दी बंद की जा रही हैं, हफ्तावार 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो ताजरों को बर्दाश्त करना पड़ा है। इस मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए अपने 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं तारुफ करवा देता हूं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े वोकल वाइब्रेंट मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। शफी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे रजा हारून साहब। रजा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली राना शहरियार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आगाज जरा हुकूमत से करते हैं, राना शहरियार साहब से पूछते हैं। राना साहब मुझे ये बताइए कि ये जो तफसीली फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि फॉर्म 45 में दानिस्ता तौर के ऊपर तब्दीली की गई या उसके नताइज तब्दील किए गए, यही शोर अपोजिशन मचाती आई। फिर हमने देखा कि बहुत सारी वो इंतखाबी उजरदारियां आई, फिर ट्राइब्यूनल्स को लेकर कहा गया कि ये रिटायर्ड जजेस क्यों लाए जा रहे हैं। ये तो अपोजिशन का केस था फॉर्म 45 का। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उस बयानिए को तकवीयत मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट हैं, जो इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया और एक हल्के के ऊपर दिया उन्होंने। इससे हम ये अखज़ नहीं कर सकते कि जो पूरा इलेक्शन है वो नल एंड वाइड हो जाता है। हमने भी 2018 के अंदर एक बात कही कि आप चंद जो हल्का जाता उनको ओपन करें, उसकी बेस के ऊपर आगे बात करेंगे। 251 वाला जो हल्का था उसके लिए दोस्त जो हमारे थे वो कोर्ट में गए हुए थे और कोर्ट ने उसको देखते हुए करते हुए ये सारा किया। लेकिन हर एरिया की, हर रीजन की अपनी डिमांड्स हैं और वहाँ के अपने नॉर्म्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझ रही है इसके ऊपर तो वो सुप्रीम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो दूसरे हल्का जात भी खुलवा सकती हैं, कर सकती हैं, वो डायरेक्ट भी कर सकती हैं। लेकिन उसके अंदर हम ये कहें कि खुदा ना खास्ता ये पूरा इलेक्शन जो है ये गलत था, तो ये कहना भी जो है उसके ऊपर मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं यूज करना चाहता जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। लेकिन हमें उनका जो फैसला है वो हम सारा आंखों पे रखते हैं। हमारी जो लीगल कमेटी है वो उसे रिव्यू कर रही है और रिव्यू करके जो आगे फैसला पार्टी करेगी हम अकॉर्डिंग टू दी पार्टी डिसीजन एक्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शफी जान साहब, ये आपकी पार्टी का मौकिफ पहले दिन से है। फॉर्म 45-47 का जो एक बयानिया बना वो तहरीक इंसाफ की जानिब से ही बना। आज हमने सलमान अकरम राजा साहब को सुना भी, वो कह रहे थे 2024 का इलेक्शन चुराया गया है।
ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है उसमें सारी चीजें उन्होंने बताई कि किस तरह एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 100 वोट कम किए गए खुशहाल खान काकड़ के और मुखालिफ उम्मीदवार के 200 बढ़ाए गए। सारा डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि अगर फॉर्म 45 के नताइज तब्दील न किए जाते तो खुशहाल खान काकड़ कामयाब करार पाते। अब सवाल यह है कि ये जो आप बात कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है? क्या जो आपका बयानिया था उसकी जीत है, या फिर जो राना साहब बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत सारे हर इलेक्शन के अंदर इस किस्म की चीजें होती हैं, 2018 में भी थी, उससे पहले इलेक्शन में भी होती हैं, तो उस हल्के को ओवरऑल पूरे इलेक्टोरल प्रोसीजर की नजर में नहीं देखना चाहिए? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक फैसले की बात है तो इस मुल्क में फैसले भी जो है वो चेहरे देख के किए जाते हैं अच्छा। या फिर पार्टी देख के किए जाते हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहिबा का जो केस था जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में था वो सिर्फ इस बुनियाद पे कैंसिल कर दिया गया कि यास्मीन राशिद साहिबा के जो दस्तखत हैं वो उन्होंने खुद नहीं किए। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि आप तो कि लाहौर में किसी से भी पूछ लें कि किस तरीके से नवाज शरीफ को रिजल्ट को चेंज किए गए, क्योंकि नवाज शरीफ तो एक शिकस्त खुर्दा आदमी है जो लाहौर के अपने हल्का हारा हुआ है, फिर मनसेरा में वो हारा हुआ है। जब एक जमात का लीडर अपने सीट नहीं जीत सकता, उस जमात की हुकूमत कैसे कायम हो गई है? क्योंकि ये 17 सीटों की हुकूमत है। आज जो मरियम सफदर जो सीएम बनी हुई है ये महज शराफत से आ रही हुई है। आज आप फॉर्म 45 हमारे साथ जो मौजूद हैं यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के में, उसमें ऐसे भी हमारे पास फॉर्म 45 है जिसमें उस पोलिंग स्टेशन में टोटल वोट जो है लेट्स सपोज 1200 है, तो वहां पे पोल जो हुए हैं वो 1483 हुए हैं। मतलब टोटल वोट से भी ज्यादा पोल हुए हैं। और फिर वो जो पोल हुए हैं उसमें 1200 नवाज शरीफ के होंगे और 60-65 जो होंगे वो यास्मीन राशिद साहिबा के होंगे। ठीक। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो फैसले आ रहे हैं, अगर आज आप कोई भी दरखास्त लेके चले जाएं जिस दरखास्त का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो और उसकी सीट जो है वो नून लीग जीती हो, क्योंकि सारी सीट्स तो नून लीग ऐसी ही जीती है, फॉर्म 47 वाले हैं, तो उस केस को ना लगाया जाएगा ना सुना जाएगा, किसी भी टेक्निकल बुनियाद पे उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नवाज शरीफ के हल्के की बात नहीं है, महर शराफत ने जो केस किया उसको भी इस तरह नॉकआउट किया गया। फिर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ भी कुछ सीट्स हमसे छीनी गई हैं, वो केसेस भी 2-2 साल तक अभी तक नहीं लग रही, उसमें भी यही टेक्निकल इश्यूज ये बयान करते हैं। तो इस मुल्क में इलेक्शन 2024 के हवाले से जो फैसले हैं वो पार्टी देख के और शक्ल लोगों और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शक्लें देख के डिसाइड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रजा हारून साहब, 2 साल हो चुके इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर, बहुत सारी मेरे पास ये टोटल नंबर पड़ा हुआ है कि अभी तक कितनी पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, यानी आपने जो 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करनी थी ये इलेक्शन की जो उजरदारियां हैं वो 2 साल के बाद भी नहीं हुई। आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने उस इशू को दोबारा जिंदा कर दिया है जो कहा जा रहा था? और इस मामले पर आपकी पार्टी, जिस तरह हालिया हमने डीजी खान इलेक्शन में देखा, बाकी जगहों के ऊपर वो यही इल्जाम आप भी लगाते हैं, आपकी पार्टी भी लगाती है, जो तहरीक इंसाफ लगाती है, तो इस पर क्या टेक है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया उमर दराज भाई। देखें, बुनियादी तौर पे अगर आप असूल की बात करें, कानून की बात करें, आइन की, तो फॉर्म 45 ही बेस बनता है फॉर्म 47 का। फॉर्म 47 में तो बेसिकली टेबुलेशन है ना फॉर्म 45 की, उसमें तो टोटल होता है सिर्फ। फॉर्म 45 जो है हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि दोनों को मैच करना चाहिए। ये तो अगर जजमेंट में उन्होंने कहा है तो जाहिर है कोई इनफरादी वाकया होगा, कोई तहकीक की गई होगी, तो उसकी बुनियाद पे, चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उनकी असूली बात उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक ये बात आपने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने शुरू में की कि इंतखाबी उजरदारियों को, कंप्लेन्स को, पटिशंस को एक टाइम फ्रेम में डील हो जाना चाहिए। अगर वो टाइम फ्रेम में डील नहीं होंगी, 3 महीने 6 महीने में डील नहीं होंगी, तो फिर अगर 4थे-5वें साल में जाके पार्लियामेंट की डील होंगी तो उसके डील होने का फायदा, अफादियत, उस जजमेंट की कोई अफादियत नहीं, उस जजमेंट का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई पर्पज नहीं सर्व होता। तो जस्टिस जो है वो इसी तरह होनी चाहिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने किया है। फैसला मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी याद रखें, फिर हमारे दोस्त बैठे हैं शफी भाई, कि पिछली असेंबली में तो डिप्टी स्पीकर स्टे पे बैठा रहा था। तो ये अदालतें जो हैं वो जब फैसले देती हैं या मुकदमा सुनती हैं, तो वो अगर पार्टीजन ना हो, अगर वो प्रेजुडिस के साथ काम करें और किसी की तरफदारी ना करें और इंसाफ के उसूलों को और ज़ाब्तों को और रूल्स को सामने रखें, तो जहां तक मेरी मालूमात है, शफी भाई बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इंतखाबी उजरदारियों को 3 से 6 माह में इलेक्शन के बाद 180 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, डील हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक।
अच्छा राना साहब, ये सोहेल आफरीदी साहब ने गुफ्तगू की, आज वो कह रहे थे कि जनाब मुझे अपनी तब्दीली का कोई खौफ नहीं है। फिर शफी जान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि उनको अगर किसी गैर आईनी या गैर कानूनी तरीके से हटाया गया तो वो भी खतरनाक हो जाएंगे। ये बात इमरान खान भी करते थे। जिस दिन सोहेल आफरीदी की नॉमिनेशन हुई उस वक्त से लेकर आज दिन तक यही लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट ने उनको कबूल नहीं किया। शुरू में उनके इंतखाब को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर आ गए। ये आप लोग कुछ करने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ ये बोलना शुरू हो गई है, या सोहेल आफरीदी खुद बोले हैं या शफी जान साहब बोले हैं, कोई उनके खिलाफ कोई नाअहली का 9 मई के किसी केस में या इलेक्शन कमीशन से कुछ होने जा रहा है? जी गोंदल साहब, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं इससे पहले जो शफी जान साहब ने एक दो चीजें कही हैं, हमारे लीडर को शिकस्त खुर्दा कहा, फिर उन्होंने उज़रदारी की बात की कि जो यास्मीन राशिद साहिबा की थी वो नहीं सुनी गई, फिर मैर शराफत साहब की बात की और हमारे लीडरशिप के ऊपर बहुतान लगाया। मैं उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्ड इस तरीके से करना चाहता हूँ कि ये ठीक है, हमारे भाई ने जो बात कही है, मैं उनको बड़े ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ये बात उनसे कहना चाहता हूँ। क्या फैसलाबाद रीजन या दूसरे रीजन जो हैं जहां से ये सीटें जीती हैं, क्या उसका मतलब है कि वहां भी ये फार्म 47 के साथ ये भी फार्म 47 से आए हैं? ये बात करने का ये मकसद है कि ये पूरा एक इलाकाई सियासत होती है, वहाँ के लोगों का एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को साथ लेके चलना चाहिए। मैं ना मामूली सियासत से अब बाहर निकल जाना चाहिए, और उससे हम बाहर निकलेंगे तो जो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी दुनिया के ऊपर बहरान है, हम उससे आगे चलेंगे। बिल्कुल रजा हारून साहब हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक टाइम फ्रेम के साथ जो इंतखाबी उज़रदारियां उनको करना चाहिए, 3-4 साल के बाद करेंगे तो उसकी अफादियत खत्म हो जाएगी। अब टाइम फ्रेम को इंश्योर किसने करना है? वो हुकूमत वक्त ने तो नहीं करना, वो तो एक ट्रिब्यूनल बने होते हैं, उन्होंने करना होता है। अब आते हैं आपकी बात की तरफ। आपने बात की सोहेल अफरीदी साहब की। सोहेल अफरीदी साहब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, ठीक है, उन्हें वो अवाम के मैंडेट के साथ आए हैं। अगर उनके अपने जो दिमाग के अंदर ये आ गया है कि जी मुझे चेंज करना चाह रहे हैं, तो भाई कौन चेंज करना चाह रहे हैं? हम लोग तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक में बैठी इस टाइम आलमी दुनिया का जो है बहरान है, उसको दुनिया को निकालने की कोशिश कर रही है। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, हमारे जो नायब वजीर आजम साहब हैं, हमारी अस्करी क़यादत है, वो मिलके पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले गई है कि जहां पे पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर आके एक टेबल पे बैठ के पूरी दुनिया के मामला को हल कर रही हैं। ये इनके अपने दिमाग की बात है। अगर ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं शफी जान साहब, ये पीटीआई तो अब अंदरूनी तौर के अंदर अंदरूनी दौर में ये इनके अंदर इतने खुद इख्तलाफात आ चुके हैं कि जिसकी वजह से ये खुद ग्रुपों के अंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिस्टम का या गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, एंटिसिपेट करें। ये अपने अपनी पार्टी के अंदर देखें जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप इन्होंने बनाए, हमने तो नहीं बनाए। इसके ऊपर शफी जान साहब से पूछते हैं ना। शफी साहब मुझे बताइए, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर गैर आईनी या गैर जमहूरी, ये बताइए कि ये खौफ है आप लोगों का या आपकी कोई रीडिंग है, इंफॉर्मेशन है? आज वही बात सोहेल आफरीदी साहब ने अपने खिताब में की कि मुझे अपनी तब्दीली का कोई खौफ नहीं है। ये अचानक तब्दीली की बात होना क्यों शुरू हो गई है? 9 मई के केसेस से की वजह से बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वाले केस की वजह से बात कर रहे हैं, या कोई और ऐसी सूरत हाल है जिसका हमें इल्म नहीं है? तो बताइए क्या वजह जिसके ऊपर आप ये तब्दीली की बात करना शुरू हो गए हैं? देखिए, डे वन से जब से अफरीदी साहब जो है वो नॉमिनेट हुए हैं एज ए सीएम इमरान खान साहब की तरफ से, तब से लेके आज तक ये जो वफाकी हुकूमत है या ये दीगर लोग हैं वो उनको जो है वो हजम नहीं कर पा रहे। कभी ये गवर्नर राज की बात करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि गवर्नर राज का जो अवेला था। फिर कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस की बात होती है, या फिर 3 साल बाद 9 मई के केस में उनको मुलविस कर दिया जाता है, या फिर शेर अफजल जैसे लोगों को आगे करके केस कर दिया जाता है। तो उस तनाजुर में ये बात हुई थी कि अगर ऐसा कोई भी गैर आईनी गैर जमहूरी तरीका अपनाया गया जिससे अफरीदी साहब मैं कतई कलामी की माफी चाहते हुए जरा सवाल ज़िमनी ऐड कर लें। ये जो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वाले केस के प्रेसिडेंट बनाकर कि जो उन्होंने उस वक्त किया, वो सेनेटर से सारा टिकट वापस लिए गए, तो इमरान खान चूंकि सजा याफ्ता है, उन्होंने सोहेल अफरीदी को मुकर्रर किया है, तो हम उनके खिलाफ जाएंगे। तो आप उस पिटीशन की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। अगर मरवत साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब सजा याफ्ता है, एक सेकंड के लिए चलो मान लें, तो उसी सजा याफ्ता के शख्स की दी हुई टिकट पे वो इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं। तो सबसे पहले तो वो खुद इस्तीफा दें और घर जाएं और जाके अपने हल्के में या तो आजाद लड़े या किसी और जमात के टिकट लेके लड़ लें, तो लग इनको पता जाएगा। वो बैठे ही इमरान खान साहब के मैंडेट पे है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इस वक्त जो है जो असम्बली का मेंबर है, जो सेनेट का मेंबर है, वो इमरान खान की मरहून मिन्नत है। अगर किसी को अपने बाजू पे इतना एतमाद है, किसी खुशफहमी का वो शिकार है,
तो वो जाके किसी और जमात के टिकट से आजाद लड़के देख ले। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि मरवत साहब जो हैं वो जो ये कर रहे हैं वो किसके इशारे पे कर रहे हैं ये भी सबको पता है। अगर ऐसी कोई भी सूरत बनती है जिसमें अफरीदी साहब को जो है गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से बाहर ले जाने का ये प्लान कर रहे हैं, तो मैंने कल भी कहा, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो इससे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और मजीद इनके लिए खतरनाक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। रजा अरुण साहब, हम ये अचानक जब भी कोई हुकूमत में होता है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, ये कभी माइनस फलां शुरू हो जाता है। पिछले दिनों स्पेकुलेशन हो रही थी कि जनाब जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब दोबारा से हम ये जिस शफी साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, यही बात सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से है कि वो जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्लान हो रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये हर वक्त माइनस का ही क्यों सिलसिला चल रहा होता है? हर वक्त हम यही क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं? उमर भाई, असल में जिनका हमारी सियासी जमातों का अक्सर का ये बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है कि वो अवामी मसाइल पे गुफ्तगू नहीं करते। उनकी सारा दिन जो है वो जाती नौयत के और अपनी जमाती नौयत के मसाइल उसके ऊपर गुफ्तगू करना है। कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कितने मतलब बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सिंध में, पंजाब में, हर जगह खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मती से लोगों के इश्यूज यही हैं। अब आप अगर ये देखेंगे कि हमारे मुल्क में ये जितनी खबरें आपने बताई, प्रेसिडेंट आसिफ चले वो पीपल्स पार्टी के सरबराह अपनी जगह है, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। अगर उनके हवाले से कोई खबर फ्लोट की जा रही है जो कि फेक न्यूज है, रूमर है, तो आप सोचें उससे एक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। और सियासी इस्तेकाम पैदा होगा तो जाहिर नुकसान की बात है। लेकिन हम बड़ी खुशी के साथ उस खबर को ना सिर्फ प्रमोट कर रहे होते हैं बल्कि उसको हम वेरीफाई और तस्दीक करने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो एफर्ट्स हैं, जिस तरीके से हमारे बाहर बैठे हुए चंद यूट्यूबर्स हैं, चंद इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो जितना मसला इस वक्त इनकी पार्टी को है वो बाहर से नहीं है। अगर आप अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुने, अगर आप सोहेल अफरीदी साहब की बात सुने, तो उसमें जो गुस्सा है वो बाहर किसी को गुस्सा नहीं दिखा रहे। वो जो नाराजगी का और खिफत का मुजाहरा कर रहे हैं वो पार्टी के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि जिस मजबूत पोजीशन पे, जिस नंबर के साथ वो वजीर आला हैं असेंबली में, उनको तो सिर्फ पार्टी हटा सकती है। अच्छा। और तो कोई तरीका नहीं है उनको हटाने का। तो उनका अगर कोई इस तरीके से कोई एहसास है, अगर वो इस पे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी को बाहर से नहीं, तहरीक इंसाफ से सिर्फ खतरा है। नंबर्स वही है ना। आप अगर उमर भाई, आप तो खुद सोशल मीडिया पर होते हैं, आप सुने ना क्या कहा जा रहा है। हमें तो ना चाहते हुए भी वो ट्वीट्स आ जाती हैं, पोस्ट देखनी पड़ जाती हैं। हाँ। तो वो तो सारा का सारा इनकी पार्टी में इस वक्त जो मसला है, अलीमा खान साहबा को लेकर, सलमान राजा साहब को लेकर, बैरिस्टर गौर साहब जिस तरह ताल्लुक को एक तरफ बैठ गए, तो ओवरऑल ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको एक हमांगी नजर नहीं आती और एक दूसरे की खींचतानी नजर आती है। बिल्कुल अमीन गंडापुर साहब की आप कह रहे हैं कि बेसिकली जो इंटरनल रिफ्ट है वो इशू है। जरा राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। इसको इस तरह कर लेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अ पार्टी इज मिसिंग। जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता है। ऊपर की सतह पे इनका बहुत कंफ्यूजन है। मैं इनका वर्कर नहीं हूं, इनका जाती मसला है, लेकिन एक ऑब्जर्वर की से बता रहा हूँ कि ऊपर लीडरशिप का मसला है, वही अब नीचे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि आज एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ भी गई हैं। तो एक बार फिर अवाम के ऊपर तो आप ये जा रहे हैं, महंगा कर देंगे पेट्रोल और डीजल। दूसरा, ये जो आपने मार्केटें बंद करने वाला एक तजर्बा किया है, उसके ऊपर आज एक खबर आई कि एक हफ्ते के दौरान ये जो खासकर जो रिटेल सेल है उसमें 100 अरब रुपए का हफ्तावार नुकसान हो रहा है। इसी तरह से स्टील की जो इंडस्ट्री है उस हवाले से पता चला कि उसकी कैपेसिटी उस तरह से काम नहीं कर रही, 2 लाख लोग उससे वाबस्ता हैं। इसी तरह से आज जुबैर साहब बात कर रहे थे, असद कैसर साहब बात कर रहे थे। ये क्या पॉलिसी है? क्या बुनियादी तौर पे यूं लग रहा है जैसे जो इश्यूज अवाम के हैं उसको उस तरह से एड्रेस किया नहीं जा रहा है, या एक कहीं बैठ के पॉलिसी तो बनाई जा रही है लेकिन उस पॉलिसी के जो इफेक्ट्स हैं वो फायदे से ज्यादा नुकसान की सूरत में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मार्केटों का क्लोजर है। जी गोंदल साहब, आपने जो बात की इस टाइम पेट्रोल प्राइसेस की हाइक और ये मार्केट की बंदिश, ऑस्टेरिटी मेजर्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, देखें बात ये है कि 28 फरवरी से पहले ये मामला पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। पाकिस्तान एक अपने ट्रैक
के ऊपर चल रहा था और बड़ा मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा था। हमारे जितने भी पिलर्स थे वो अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मशरक़ वस्ता की वो जंग जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान को हुआ है, वो डायरेक्ट हम लोग अफेक्ट हुए हैं। अब आपके सामने है कि हमारे पास पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका जखीरा ना होने के बराबर होता है। ठीक। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं उसका इम्पैक्ट आता है और पेट्रोल प्राइसेस ना चाहते हुए भी हमें बढ़ानी पड़ती हैं। फिर उसके बाद जैसे डाउन आती हैं तो गवर्नमेंट है वो उसी टाइम उनको रिलीफ दे देती है। जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के मुताबिक ये कहा गया मार्केट्स का, सर ये मार्केट्स का जो मामला है ये बिल्कुल बड़ा अच्छा एक तजर्बा रहा है। अपोजिशन तो सिर्फ वो कहते हैं मैं अगर इस गेम के अंदर नहीं हूं तो मेरी ये गेम गलत है, मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। नहीं, उसमें राणा साहब एक सवाल ये है ना, राणा साहब देखें, जो आज रिपोर्ट आई कि 100 अरब रुपए का हफ्तावार नुकसान हो रहा है, अब वो नुकसान ज्यादा है या आप पेट्रोल डीजल या बिजली बचा के फायदा ज्यादा कर रहे हैं, ये असल इशू है? सर देखें, ये मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि 28 फरवरी से पहले ये मामला नहीं थे। अब जो सख्त वक्त है हम सबको ये देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर, अकेले पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है ना जी, ये हमारे हमसाया ममालिक जो है, शुक्र है हमारे तो यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, वहां पे तो लड़ाइयां हो रही हैं और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान है। तो हम लोग जो है हम लोग फिर भी फेस कर रहे हैं और कोशिश कर रही है हुकूमत वक्त कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन कुछ चीजें हैं हमारी दस्तरस में, कुछ हमारी दस्तरस से बाहर है। लेकिन एक चीज मैं आपको इंश्योर करता हूं कि पाकिस्तान जो अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है, हमारी अस्करी क़यादत जो उनके साथ मिलके अपना रोल प्ले कर रही है, इंशाल्लाह जब इस जंगबंदी के बाद कोई एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा रिलीफ पाकिस्तान को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त है सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर है। शफी जान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी लीडरशिप की थी, लेकिन आपने एक स्ट्रीट मूवमेंट चलानी थी, चलें वो तो आपकी अपनी लीडरशिप की रिहाई के लिए है या जो तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं उसके लिए। ये जो अवामी इश्यूज हैं, जो महंगाई है, जो मार्केटों का क्लोयर है, जो बाकी मसाइल हैं, तहरीक इंसाफ असेंबली के अंदर तो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही। कौमी असेंबली देखें, सेनेट देखें, उसी तरह से सड़कों के ऊपर जब आपकी हुकूमत थी तो आपके खिलाफ महंगाई मार्च होते थे, बहुत कुछ होता था और उस वक्त की अपोजिशन बताती थी कि कितना बड़ा इशू है। यूं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने मामलात में इतनी उलझ गई है कि शायद अवामी इश्यूज के ऊपर उस तरह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर पा रही। बिल्कुल, मैं इस सवाल पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई ने जो बात कही, मैं जरा उस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा कि इस वक्त जो आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइसेस है वो $100 के लगभग है। हमारे टाइम में ये $120 रेट था, तब पाकिस्तान में जो पेट्रोल था वो 150 का मिल रहा था, आज 400 का पेट्रोल मिल रहा है। इनकी अपनी वफाकी वज़रा के बयानात है बिजली के हवाले से कि हमारे कंट्रोल में कोई चीज नहीं है। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लेते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आज आपकी एक्सपोर्ट्स किधर है, जो हम पाकिस्तान को बुलंद तरीन सतह पे एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे। जीडीपी किधर चली गई है आपकी, हमने 6% पे छोड़ी थी, आज 3 के लगभग है। आपके डॉलर रेट देख लें, आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें जिसमें दाल, चीनी, आटे के प्राइसेस हैं, ये हर महाज पे नाकाम हो चुके हैं। 50 से ज्यादा दौरे शहबाज शरीफ ने किए, 200 से ज्यादा एमओयू साइन किए और जो सारी फेक थी। एक एमओयू का $1 पाकिस्तान में नहीं आया, अगर आया हो तो ये साबित करें। ये बाहर भी जाके 2 नंबरी करते हैं, ये बाहर जाके भी झूठ बोलते हैं, कोई किसी को इनको एतबार नहीं है। ये हम इमरान खान के मैंडेट पे बैठे हुए हैं, बाहर की दुनिया भी इनको सीरियस नहीं लेती, वो भी झूठे एमओयूज इनके साथ साइन कर लेते हैं, तस्वीरें निकाल लेते हैं, ये भी खुश हो जाते हैं और पाकिस्तानी कौम के सामने वो वीडियो तस्वीर सामने रख देते हैं। $1 की इन्वेस्टमेंट शहबाज शरीफ पिछले 2 सालों में नहीं लाया, 50 दौरे उन्होंने बाहर दुनिया की किए हैं। अगर हम किसी मांगने वाले को भी बेच देते तो कुछ ना कुछ ले आता। तो जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुत्तहिद है। तहरीक इंसाफ को अपना रोल जो है वो, चकजई साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली के अंदर, उनको बिल्कुल पेट्रोल की प्राइसेस पे बात करनी चाहिए और एक इफेक्टिव जो अपोजिशन होती है वो भरपूर जो है, जो महंगाई होती है, जो हुकूमती कमजोरी होती है, जो इकोनॉमिक कंडीशन पे इस वक्त मुल्क ले आए हैं, इस पे बिल्कुल एक एक्टिव रोल सबको प्ले करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली बड़ा खुल के इन पे बोलती है और हमने प्रेशर इन पे डाला। इस पर कोई लॉन्ग मार्च, कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये आप चकजई साहब के ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो अचकजई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ही ये जिम्मेदारी अचकजई साहब को दी हुई है।
वो जो भी तहरीक चलाते हैं, तहरीक इंसाफ कंप्लीटली उनको बैक करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसले की कुव्वत है वो इमरान खान साहब के पास है। ठीक। इमरान खान साहब ने ही उनको नॉमिनेट किया और वो तहरीक इंसाफ की वजह से आज अपोजिशन लीडर है। तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने उनको वोट दिया है। अगर अलामा नासिर साहब की बात करें तो उनको भी इमरान खान साहब की वजह से वो आज अपोजिशन लीडर सेनेट में हैं। और दोनों को तहरीक के हवाले से, महंगाई पे, हुकूमत की कमजोरियों पे, जो ये मुल्क को जो तबाही के दाने पे उन्होंने खड़ा कर दिया है, जो पेट्रोल की प्राइसेस है। अभी मेरे भाई ने बात की, इंडिया की मिसाल दी। पाकिस्तान ने पेट्रोल की प्राइसेस को 40% बढ़ाया है। मैं इनको दोबारा चैलेंज करता हूं कि किसी मुल्क ने आज 8 से 10% से ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई। मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन जरा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रजा अरुण साहब, मुझे ये बताइए कि चलें, तहरीक इंसाफ से तो पूछा कि उनका रोल क्या है। अब जब आपसे पीपल्स पार्टी से बात करते हैं तो आप कहते हैं हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो उसका मतलब फिर आप अपोजिशन का हिस्सा है। अगर आप अपोजिशन का हिस्सा है इन तमाम इश्यूज के ऊपर, यानी जब आप ये बात करते हैं बाकी चीजों को छोड़ के भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी हुई पहले 9 महीनों का जो माली साल है उसके अंदर, उसके अलावा जो महंगाई है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, गवर्नमेंट उसके ऊपर लेवी बढ़ा दी है। पीपल्स पार्टी फिर इसको शामिल समझा जाए इन तमाम फैसलों के अंदर? उसका आप ओनरशिप लेते हैं कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है? अगर ओनरशिप नहीं लेते तो आप उसके खिलाफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उमर भाई, एक तो हम अपने ये क्लैरिटी कर लें कि फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन अपोजिशन में नहीं है। वो हाउस की तरफ बैठी हुई, अपोजिशन की तरफ नहीं बैठी। मैं रहनुमाई चाहता हूं कि ये ऐवान के अंदर कौन सा, एक तो हमने ट्रेजरी बेंचेस देखे, ऐवान में सिर्फ दो साइड्स होती हैं। ऐवान में सिर्फ दो साइड्स होती हैं, एक हाउस की होती है, एक अपोजिशन की होती है। जो मेंबरान हाउस में बैठे हुए होते हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसी हाउस में से एक फेडरल गवर्नमेंट बनती है। उस हाउस में जो फेडरल गवर्नमेंट बनी है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, लेकिन उस हाउस का हिस्सा है जिसको फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। लेकिन मदद पूरी पीपल्स पार्टी ले रही है। अपोजिशन नहीं, मैं आता हूँ पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं देखिए रजा साहब, आप भी मुस्कुरा दिए इस बात के ऊपर, आप भी मुस्कुरा दिए कि हाँ, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो फिर भी, जैसे आपने जितनी बातें की मैं एग्री करता हूँ। मुझे बात खुशी हुई है कि शफी भाई ने कुछ आज अच्छी बातें की हैं, सिवाय अपनी लीडर की रिहाई से हट करके कोई दूसरी बात भी की उन्होंने कि भाई ऑयल की प्राइसेस, यही तो इनका काम है। जो अपोजिशन का काम है। बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमारे दोस्तों को, चूंकि ये नौजवान हैं, अभी वो उनका सीनियोरिटी का तजर्बा नहीं है, तो ट्रक की एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। और वो लाल बत्ती ये है कि इन्होंने जो है वो सियासी तौर पे, जब आप इनसे अभी आपने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उसका फैसला अचकदई साहब करेंगे। अब इतनी बड़ी सियासी जमात जिसका के कौमी असेंबली में चेयरमैन बैठा हुआ है, जिसका बाहर सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है, जिसका अली जफर साहब जैसे लोग बैठे हैं, वो अपने चेयरमैन को नॉमिनेट नहीं करते अपोजिशन लीडर। ठीक, वो कौमी असेंबली में अचकदई साहब को बनाए थे। ठीक, सेनेट में अली जफर जैसा अकलमंद सीनियर आदमी बैठा हुआ है, दानिश्वर बैठा हुआ है, उसको नहीं बनाते। इसी तरह पार्टी की जब सियासी फैसले होंगे तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान करेगी। तो इनका जो ये कंफ्यूजन है, ये इनको किसी भी बड़ी सियासी मूवमेंट से रोक देता है। अभी इन्होंने जो जलसा किया, मैं जब जलसा की कवरेज देख रहा था मुझे पता चला बाद में कि साहब वहां नहीं गए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन है, जो इसकी कमी है, ये बहुत नुकसान दे रही है। जो अपोजिशन का असल रोल है, जैसे आपने फरमाया, पीपल्स पार्टी तो अभी उस तरह अपोजिशन नहीं करी ना। पीपल्स पार्टी तो चूंकि हाउस में बैठी हुई है तो अपने सारे एहतजाज वो रिकॉर्ड करवाती है थ्रू प्रेसिडेंट हाउस या थ्रू डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म साहब को। हम आवाम में सड़कों पे भी नहीं आ सकते क्योंकि हम हाउस की साइड पे बैठे। देखिए समझ अभी तक समझ नहीं पा रहे आप। कहते हैं एक मिनट, लेकिन जिनकी ये आईनी जिम्मेदारी है बहैसियत ऑपोजिशन, ऑपोजिशन लीडर की, वो गायब है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। यानी कि हम हुकूमत भी करें और हम अपने आप की ऑपोजिशन भी करें। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ओवर रीच है पीटीआई की, और उनकी बड़ी कमजोरी है कि वो ये वाला काम सही तरीके से कर नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, मुझे बताइए कि आज जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे सलमान अकरम राजा ने भी बात की। इमरान खान को जब पिम्स अस्पताल लाया गया कल परसों, तो बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे थे कि पार्टी को आगाह नहीं किया गया। पहले ये होता था कि फैमिली कहती थी हमें आगाह नहीं किया गया, हुकूमत कहती थी जी उनकी पार्टी को हमने एतमाद में लिया है। अब आप पार्टी को भी एतमाद में नहीं ले रहे, उनकी फैमिली को भी एतमाद में नहीं ले रहे, मुलाकात कल भी नहीं करने दी और कल जुमेरात है तो कल भी नहीं करने देंगे। ये गवर्नमेंट, मेरा मतलब उसमें क्या अचीव क्या करना चाहती है? माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी बीमार हुए, उनकी फैमिली को भी एक्सेस दी गई, डॉक्टर्स को भी एक्सेस दी गई। ये अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों है? जो नवाज शरीफ की बारी अलग था, इमरान खान की बारी अलग है।
जी गोंदल साहब, मैं आपके सवाल से पहले जो मेरे मसूफ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं पीटीआई से, शफी जान साहब, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इस टाइम मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए हैं। इनके दौर के अंदर दूध की नहरें बह रही थी, डॉलर जो कहाँ पे था, और डॉलर जो एक सौ अब के चौरासी के हमारे था, आज 284 का है। जी प्लीज मुझे बात करने दें, आप भाई हैं, मैंने आपकी सारी बात सुनी है। नहीं, और मैं आपको जरा उसके करेक्ट कर बाद रहा था। जी प्लीज, मैंने जी तो फिगर कोट की कोई नहीं, अभी जी मैंने जी। फिगर कोट की नहीं, ये आप ही कोट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं आपने बात कर डॉलर रहा की था कि बात की जी तो हमारे टाइम पे 184 का था और आज 284 का है। मैं सिर्फ ये आपको च- कह रहा था। जी ठीक, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। टूवर्स किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, 50 टूवर्स कर लिए हैं, झूठ के ऊपर मुंबा है। और ये जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो दूसरे ममालिक को भी इन्होंने, जो हमारे सफारती महाज को भी इन्होंने झूठा कह दिया है। अच्छा, बात करने का ये मकसद है कि 2017 के अंदर मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी जिसने आईएमएफ को खैरबाद कह दिया था, ठीक। और पाकिस्तान एक अपने ट्रैक पे चल रहा था। ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसने आईएमएफ को दोबारा फिर पाकिस्तान को उसके चुंगल के अंदर फंसाया? ये इनकी गवर्नमेंट थी क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं थी, ये पीटीआई की उस टाइम की गवर्नमेंट थी जिन्होंने उस चुंगल के अंदर हमें दोबारा फंसाया। ये डाके की बात करते हैं, घड़ी चोरी किसने की थी? हमने तो नहीं की। जो इनको तोशा खाना से घड़ी मिली थी वो तो इन्होंने चोरी की थी। अब ये अगर ये बात करते हैं कि अचकजई साहब की, कि उन्हें इशारा दिया गया, तो इनका जो ब्रेन स्ट्रॉम है, इसका मतलब है कि इनकी पार्टी की किसी किस्म की भी कोई वक़्त नहीं है अपने लीडर के सामने, इनके मेंबर्स की, कि वो उनको पार्टी के अंदर कोई बंदा नहीं मिला कि जिसको वो फैसले का इख्तियार देते। और अचकजई साहब जिनके बारे में ये पिछली दहाइयों में बैठ के वो गलाजत बकते थे, और अब जो है उनको अपने सर का ताज बनाया हुआ है। इसी तरह आप ये देख लें कि ये जब बात करते हैं, ये इन्हें चाहिए कि अपने गिरेबान के अंदर झांके। हाँ ठीक है, अगर ये तनकीद करेंगे अपोजिशन के अंदर रहते हुए एक तहजीब तरीके से करेंगे तो हम इनकी तनकीद को मानेंगे भी, और उसके ऊपर हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। ये तो अब मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान का किरदार जो है, क्योंकि इनके दौर में पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज के ऊपर बिल्कुल आइसोलेट था। और आज जो दुनिया के अंदर है कि अमेरिका जैसे जो प्रेसिडेंट है, ट्रंप है, वो मानने को तैयार है बिल्कुल ठीक कि है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल आप एक कह रहे हैं कि सफारती फिलहाल ताल्लुक के आपने साथ आइसोलेशन से भी बिल्कुल निकाल लिया और बाकी भी पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा है। शफी साहब ये बिल्कुल बताइए बिल्कुल कर रहे हैं। कि ये सुहेल आफरीदी और आपकी काबीना के आप समेत जो अरकान थे, ये अडियाला के बाहर आते थे, चले गवर्नमेंट मुलाकात नहीं करने दे रही या इलाज मुआवजे के मुतालिक आपको आगाह नहीं कर रही, तो आप लोग भी नहीं जा रहे, आप लोगों को भी यकीन है कि मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, सो अडियाला के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है? क्योंकि बहुत तनकीद भी हो रही है, सवाल भी उठ रहा है कि सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर क्यों नहीं आते। अगर गवर्नमेंट ये कर रही है तो पीटीआई के पास भी कोई पॉलिसी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। लोग तो कह रहे हैं कि अमीन गंडापुर अच्छे थे, कम से कम मुलाकातों तो करवा देते थे। देखिए, बात यह है कि जहां तक कबीना की बात है तो पिछले मंगल मैं खुद वहां पे मौजूद था। कल डॉक्टर अमजद साहब वहां पे मौजूद थे, मीना खान साहब वहां मौजूद होते हैं, कबीने के जो अरकीन है वो वहां पे मौजूद होते हैं। एमपीएस भी अब्दुल सलाम साहब वहां पे मौजूद थे, कल मुश्ताक गनी साहब वहां पे मौजूद थे, इसके साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, दीगर एमपीएस वहां पे मौजूद थे। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है कि वो क्यों नहीं जा रहे, तो वो 11 दफा जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके पास है, और ये बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हाई कोर्ट इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो अपनी हुक्म जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा। 20 से ज्यादा एप्लीकेशन मुलाकात के हवाले से, सेहत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ी हुए हैं, जिसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी हमारी एप्लीकेशन है, वो ना लगाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा पिटीशन सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से पड़ी हुई है, वो नहीं लगाई जा रही। तो बात बड़ी वाजे है कि अब आपने देखा हो कि 11 दफा सुहेल अफरीदी साहब वहां पे गए हैं, वहां पे धरना दिया गया, पूरी रात सर्द रात में लोग बाहर बैठे रहे, फिर जब सेहत का इशू बना तब भी धरना दिया गया। लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो ना किसी कानून को मान रहा है, ना आईन को मान रहा है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को मान रहा है। वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि अडियाला जो जेल है और वो जो है वो पंजाब हुकूमत की अंडर आता है, और वहां का जो जेल सुपरडेंट है वो पंजाब हुकूमत के डायरेक्टली अंडर आता है। लेकिन वो इस किस्म की जो हरकत वो जो कर रहा है, वो किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये कर रहा है। आज हम रिसीविंग एंड पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है। कल को ये लोग जो है वो रिसीविंग एंड पे होंगे। हम कभी इंतकाम की सियासत हमने नहीं, ना हम इस किस्म की किसी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखते हैं। ये सिर्फ नून लीग का वतीरा है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये फिर गिरबानों को हाथ डालते हैं, और जब ये अपोजिशन में चले जाते हैं या मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर ये पांव पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। रजा अरुण साहब, आप एक तो मुस्कुरा रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करते,
दूसरा मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी से जब हम पूछते हैं वो आप कहते हैं जी देखिए गवर्नमेंट में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है। आज अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे, उनकी स्टोरी थी कि जो जजेस की ट्रांसफर है उसके ऊपर रजा रब्बानी साहब का बयान अपनी जगह के ऊपर, उसमें कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से 2 जजेस का जो तबादला है वो ड्रॉप किया गया। सो पीपल्स पार्टी का क्या इंटरेस्ट है जजेस के तबादले के अंदर, और खास इसके ऊपर क्या राय है, पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? अमर भाई, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि जो मेरी मालूमात है ना उसको ऑन करके गुफ्तगू करूँ। अभी या तो अंसार अब्बासी साहब बेहतर बताएंगे या जिन लोगों ने रिक्वायर में तो नॉलेज नहीं है, सच्ची बात है, जो मुझे नहीं पता क्या वाकया हुआ होगा। लेकिन जहां तक जाहिर है को मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी मालूमात ही नहीं है क्या अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो बेहतर बता सकते हैं। देखिए, जहां तक ये बात है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है ना, उस पे हमें बहुत कुछ सोचने का मौका देती है कि इस वक्त रीजन की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो रियासत है उसने कितने ऐसन तरीके से सारे इशू को डील किया है, यानी कि ईरान अमेरिका वॉर को रुकवाने में, सीज फायर करवाने में वज़ीर आज़म साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और फिर वजीर खारजा इसाक डार साहब का एक रोल रहा है। और उस रोल की वजह से पाकिस्तान की एक खित्ते में और ग्लोबल सतह पे की इमेज उभरी है, सालिस की उभरी है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे सुधरी है, सिफारती तौर पर पाकिस्तान को जो है बड़े ब्राउनी पॉइंट्स मिले हैं, पाकिस्तान ऊपर गया है। तो इससे अब जाहिर है कि ये एक जंग की कैफियत है। इधर ईरान के अंदर चल रही है, आपका बॉर्डर है, दूसरा आपका बॉर्डर है अफगानिस्तान जहां पे आपके मामला चल रहे हैं, तीसरा बॉर्डर है आपका इंडिया। तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की रियासत का अगर हम सोचें, सियासी पार्टियों को नीचे रख दें थोड़ी देर के लिए, वो टोपियां उतार के अगर रख दें, तो इस वक्त कोई ऐसे हालात है कि हमें कम से कम मुल्क के अंदर इस्तेकाम चाहिए, सियासी इस्तेकाम चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आपके पास इस क्राइसिस में, उससे जो है आप भरपूर फायदा उठा सके। तो इस वक्त अदम इस्तेकाम जरदारी की साहब बात ऐसे इस करना, पूरे जो आपने इतनी तारीफ की है और ये आप कमेंट दे रहे हैं, जरदारी साहब इस पूरी इक्वेशन में कहीं नजर नहीं आए जब इतनी बड़ी जरदारी साहब मुल्क के डेवलपमेंट। प्रेसिडेंट है, ही वो एक पूरा जब मुल्क का सदर हैं और हाँ, सारी जिसकी ये जिम्मेदारी है चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो अदा कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी थी तो वो अदा कर रहे थे। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, रजा हारून साहब का, शफी जान साहब का, राना शहरियार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।